सबसे पहले आज शुरुआत अभय दुबे जी आपसे ही करते हुए, अभी तक जिस ताकत के साथ हिंदुस्तान अपनी बातें एससीओ में रखता हुआ चला आ रहा है, उसको देखते हुए और साथ ही पुतिन के साथ भी अहम मुलाकात चल रही है, किस तरह की उम्मीदें आज देश करे कि अब बड़ी बातें निकलकर सामने आनी चाहिए? और जो ऑरा और अब जो जिस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का वेलकम किया गया, क्या ये माना जा सकता है कि आगे आने वाले वक्त में इसके बेहतर रिजल्ट भी दूसरे तमाम मोर्चों पर देखने को मिल सकते हैं? चित्रा जी, देखिए, जब हम भारत वर्ष में बात कर रहे हैं तो भारत के हित एससीओ से कैसे हम साध सकते हैं उस पर बात करनी जरूरी है जी। ये जो एससीओ है ये यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें मैं प्रारंभ करता हूं सबसे पहले कि जो यहाँ पर RATS है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है एससीओ का, उसके संदर्भ में प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव, भारत सरकार का क्या इनिशिएटिव्स हैं। जबकि चीन ने अभी हाल ही में हमने देखा पिछले 2 माह में लश्कर-ए-तोयबा के और जैश-ए-मोहम्मद के अब्दुल रऊफ अजहर और अब्दुल रहमान का जो ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराने के लिए यूएस और भारत का संयुक्त प्रयास था, उसमें उसने अपना टेक्निकल ऑब्जेक्शन फाइल करके उस पर रोक लगवा दी। अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो अगस्त के महीने में सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जम्मू कश्मीर में कि चाइनीज M16 राइफल आतंकवादियों के पास मिलना बहुत खतरनाक संकेत हैं। जो वेपन्स वो इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त करता है वो हमको जम्मू कश्मीर में मिलने लगे हैं। हम यह भी अपेक्षा कर रहे थे, ये स्पेकुलेशन था कि चीन के राष्ट्र प्रमुख और हमारे प्रधानमंत्री जी की मुलाकात होगी। इस पर MEA ने कोई स्पष्ट जवाब अब तक भी नहीं दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं दिया। लेकिन जो हमारे जो बहुत बड़ा हमारा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से समझौता हुआ है उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। जो अब तक जहां जैसे पेगोंग सो लेक पर इन्होंने कहा था कि वो डिसएंगेजमेंट हो गया है, तो पता लगा कि वहां पर फिंगर 3 से 8 तक एक नया नहीं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? अभी तक तो कोई ऐसा शेड्यूल है नहीं, तो ये तमाम बातें जो चीन के संदर्भ में आप गिना रहे हैं, इसको लेकर प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहते हैं आप कि वो जाकर चीन के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात करें? आ रही हूं जफर साहब, तुरंत आ रही हूं, एक बार इनकी बात समझ में आ जाए। देखिए चित्रा जी, बायलैटरल टॉक्स का ऐसे समिट में बहुत अधिक महत्व होता है, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं, आप ये देखिए कि अभी अमेरिका ने पाकिस्तान को IMF से लोन दिलाया, F-16 को अपग्रेड कराने के लिए उसने पैसा मुहैया कराया। लेकिन चीन के राष्ट्रपति के साथ इस तरह का भी कोई शेड्यूल नहीं है अभय दुबे जी, ये तो आप जानते ही हैं। क्यों नहीं है? ये तो देश यही तो पूछ रहा है, क्यों नहीं है? जफर इस्लाम साहब आप जवाब दीजिए। सुनिए ना, 1 मिनट, 1 सेकंड, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ईरान को 40% कम दाम में ऑयल सप्लाई कर रहा है चीन को, और उस पर कोई सैंक्शन अमेरिका के नहीं है। हमको अमेरिका कहता है कि हम सैंक्शन लगा देंगे। जो चारों बफर जोन अभी बने हैं, चीन हमारी सीमा में घुस गया था, वो LAC के हमारे हिस्से में है। ठीक है, अभी भी वो डेमचोक और डेपसांग में 15 किलोमीटर 5 किलोमीटर हमारी टेरिटरी में। तो इन विषयों पर हम कब बात करेंगे? इन विषयों पर कब बातचीत होगी? डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम साहब वो पूछ रहे हैं कि द्विपक्षीय बातचीत के लिए क्यों कोई रास्ता नहीं अख्तियार किया गया है चीन के साथ, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चीन सबसे बड़ी चुनौती हिंदुस्तान के सामने पेश कर रहा है। देखिए, आज पूरे 70 साल 75 साल का इतिहास अगर उठा के देखिए, जब से देश आजाद हुआ है, तो अब समझ में आता है कि पिछले 8 सालों में देश क्यों मजबूत हुआ। उससे पहले देश एक वीक कंट्री की तरह देखा जाता था, जो अपनी बातें अपने हितों को कहीं ना कहीं से उससे कॉम्प्रोमाइज करता था, उसकी रक्षा नहीं कर पाता था। जिस तरह की बातें आज कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, आज देखिए 2 मैसेज है। अगर भारत के प्रधानमंत्री अगर जिनपिंग से नहीं मिलते हैं, चाइना के प्रीमियर से नहीं मिलते, प्रेसिडेंट से नहीं मिलते, तो वो भी दुनिया के लिए एक मैसेज है। आपको समझना पड़ेगा कि कोविड के बाद फेस टू फेस पहली मीटिंग हो रही है एससीओ की, और वहां अगर भारत के प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं, जो भी डिसीजन होगा, बैक चैनल डिप्लोमेसी बहुत पहले हो चुकी होगी, अट्रैक्टिव डिप्लोमेसी चलती रहती है, लेकिन वो डिसीजन हो चुका होगा। लेकिन नहीं मिलना अपने आप में दुनिया को एक मैसेज जाता है कि भारत अब एक शक्तिशाली देश है, अपने हितों की रक्षा कर सकता है। दूसरी बात, आप भारत को देखिए पिछले 8 सालों में क्या हुआ, और जब कुछ सालों में भारत कितना मजबूत हुआ है दुनिया के ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। हम आतंकवाद से लड़ने के लिए हर प्लेटफॉर्म से गुहार करते हैं। हम मेंबर बने हैं एससीओ के, नहीं सिर्फ हम मेंबर है क्वाड के, हम मेंबर है G7 के इनवाइटीज हैं, हम G20 में मेंबर है। और अब यह भी कहना आवश्यक है हमको
कि देखिए 1 साल बहुत हुआ तो 2 साल के अंदर P5 जो है, अगर P5 में जगह नहीं मिले तो P6 उसको करना पड़ेगा यूनाइटेड नेशन को, इंडिया को अकोमोडेट करने के लिए। इसके लिए इंडिया की ताकत है, इंडिया की वो ताकत है जो आज तक जिसको एक्सप्लॉइट यहाँ के लीडरशिप ने नहीं किया, लेकिन पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 सालों में अपनी क्षमताओं को, अपने जो स्ट्रेंथ है उसको एक्सप्लॉइट किया, दुनिया के सामने रखा। और अभय दुबे जी, ये बात तो सच है ना, 2017 में ही भारत स्थायी सदस्य देश बना है और वो कह रहे हैं कि भारत अपनी शर्तों पर बातचीत करता है। हाँ, जल्दी बोले सर, बोले एक पूरी बात कर ले। देखिए आज देश में हमारा जो हमारे स्ट्रेंथ क्या है, हमारा मार्केट है, टेक्नोलॉजी है, हम स्टार्टअप्स में हैं, हम बहुत सारी चीज दुनिया को ऑफर करते हैं, हमारी इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है और दुनिया हमारी तरफ देख रहा है। और देश में अफसोस की बात है कांग्रेस दुनिया की तरफ, जबकि पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। अभय दुबे जी, उनका कहना है, और कांग्रेस दुनिया की तरफ क्यों देखती है, उसको अपने देश की उपलब्धियां नजर क्यों नहीं आती हैं? मैं अपने देश की उपलब्धि प्रधानमंत्री जी से अपेक्षित कर रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी हमारे देश को बताइए तो सही कि जो ट्रेड डेफिसिट हमारा $72.9 बिलियन पहुंच गया, पिछले वर्ष की तुलना में $29 बिलियन अधिक हो गया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स पढ़िए तो सही खुद की, वो कह रहे हैं कि जो पॉलिएस्टर इंपोर्ट करने लगे चाइना से, उससे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई, 35% पावर लूम्स हमारे बंद हो गए, हमारी टॉय इंडस्ट्री का 75% चाइना से जो आ रहा है माल वो आ रहा है। वो कह रही है कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसके लिए रिलक्टेंट है सरकार, इलीगल इंपोर्ट चाइना से हो रहा है और एमएसएमई को स्पॉइल कर दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद इनकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कह रही है। $100 बिलियन का हम इंपोर्ट करने लगे, जो भारत की बैकबोन है, जिसका एक्सपोर्ट में 45% एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 40% है और जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूशन है। तो इन इश्यूज को तो एड्रेस कहीं तो करना पड़ेगा आपको। ऐसे में क्या होना चाहिए था द्विपक्षीय बातचीत के लिए? क्या आप कह रहे हैं कि भारत को पहल करनी चाहिए थी? 1 मिनट, उनका सवाल समझ में आ जाए। अभय दुबे जी, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते क्या आप सलाह दे रहे हैं कि क्या ऑफर करना चाहिए था? क्या ये हम मिल बैठकर बातचीत करते हैं, आप ये कह रहे हैं? देखिए पहले भी ये हुआ है। हाँ। चित्रा जी, पहले इन्होंने कैलाश रेंजेस खाली कर दिए ये कहकर कि हम डिसएंगेजमेंट करा रहे हैं, जबकि सारे रक्षा विशेषज्ञ मना करते रहे। अभी एससीओ की समिट की बहाना लेकर इन्होंने जो समझौता किया है पेट्रोलिंग पॉइंट 15, इसका अर्थ समझते हैं हम पेट्रोलिंग करते थे वहां तक, वहां से 3 पासेस को हमारे एंट्री थी, वहां हमको तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन चाइना अपने पॉइंट तक पेट्रोलिंग करता रहेगा। तो जो बेसिक टेररिज्म के इश्यूज हैं, जो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के इशू है, ये तो हमको कहीं तो एड्रेस करने पड़ेंगे। और ये अच्छी बात है कि रूस हमारा एक दृढ़ता से साथ देने वाला साथी है। हमको कोशिश करनी चाहिए कि ईरान से हमारा जो ऑयल का इंपोर्ट है उसको बरकरार रखें। अगर अमेरिका चाइना पर सैंक्शन नहीं लगाता, ठीक है, आपकी बातों से समझ में आ गया कि हिंदुस्तान को द्विपक्षीय बातचीत के लिए पहल करनी चाहिए थी। आपकी बातों से यही समझ में आया है। जफर इस्लाम साहब, क्या इसमें चूक हो गई? 2 सेकंड, बस 10 सेकंड में। कोई चूक नहीं है। देखिए हम अपने हितों की रक्षा करते हैं, इसलिए बायलैटरल डिस्कशन देखिए बड़ा ऐतिहासिक होगा जो ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के साथ हो रही है, साथ साथ भारत को पता है क्या करना है और किस वक्त कैसे जो है स्टेप्स लेने हैं। ये जो घुटने टेकने वाले लोग जो चाइना के सामने 1962 और 65 बार में घुटने टेक दिए, देश की अच्छी खासी जमीन जो है लद्दाख के आसपास जो है उन्होंने दे दिया, वो आज हमें सिखा रहे हैं कि हम डिसएंगेजमेंट करवाते हैं और हमारी टेरिटरी में कभी चाइना घुसा नहीं है। और इतिहास नहीं, हकीकत आपको आईना दिखा रहा हूं। झूठ और फ्रेब आज कर रहे हैं। आज चाइना हमसे आंख से आंख मिला के नहीं बात करता, आपको आंख दिखा के आंख निकाल के बात करता था। और अरे बीच मत बोलिए, आज चाइना को हमारे टर्म्स में बात करना पड़ता है, आज अमेरिका को भी हमारे टर्म्स में बात करना पड़ता है, आज हम अपने टर्म्स में बात करते हैं। आप जो है घुटने टेकते थे, आज आपके बात कीजिए। हम देश के हित की चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी गए हैं तो कम से कम देश के हित की बातें करें। अरे भाई अच्छा, सुर्खियां बटोरने का काम बंद कर दीजिए, हम ये कह रहे हैं बार बार। दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा पॉलिटिक्स से बाहर जाते हुए, क्योंकि ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट नहीं है, देश की बात होती है, तो वहां पर मुझे लगता है कि कुछ ऐसे मुद्दे जरूर होने चाहिए ताकि दोनों की आवाज एक सुर में दिखाई दे। अगर चुनौतियां हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए जफर इस्लाम साहब, और अगर उपलब्धियां हैं तो उसको अभय दुबे जी आपको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन सुशांत सरीन जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये टर्की के राष्ट्राध्यक्ष से जिस तरह की मुलाकात हुई है, जो तस्वीरें सामने आई हैं, अचानक से भी इस मुलाकात के बहुत सारे मायने हैं। मैं चाहूंगी इस पर आप जरूर फोकस करें। इसके जरिए हिंदुस्तान
और टर्की दोनों क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मुझे तो नहीं पता कि हिंदुस्तान और टर्की क्या संदेश देंगे, क्योंकि टर्की का जो रवैया है भारत की तरफ कोई वो दोस्ताना तो है नहीं। और टर्की ने जितनी दुश्मनी निभाई है भारत के साथ, शायद पाकिस्तान के बाद ये दूसरा ऐसा मुल्क है जिसका भारत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक इस्लामिक कट्टरपंथ जो लीडर है अर्दोगान, उसको लेकर के, और एक उसकी जो एक फासिस्टवादी सोच है, बिल्कुल अब वो उसको रिप्रेजेंट करता है, और वो भारत के खिलाफ उसने कभी भी कोई मौका नहीं चूका निशाना साधने। बिल्कुल बिल्कुल। और भारत के खिलाफ जितना प्रोपोगेंडा चलता है टर्की से चलता है, भारत के खिलाफ जो भी एक्शन होते हैं टर्की से होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री जी अर्दोगान को क्या अकल देंगे या क्या समझ देंगे, और अर्दोगान के साथ क्या लाभ है उनके साथ बातचीत करने का। लेकिन ठीक है, एक एंगेजमेंट कर रहे हैं तो करते रहें, लेकिन मुझे कुछ खास नजर नहीं आता इसमें से उभरते हुए। पुतिन के साथ जरूर जो मुलाकात है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें भी मेरे ख्याल जो मुद्दे रहेंगे वो एक तो एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के, एक जो जंग चल रही है उसको लेकर के, एक जो शायद भारत के ऊपर एक काफी दबाव है पश्चिमी देशों का, और क्योंकि हम अभी तेल तो ले रहे हैं रूस से, लेकिन उसके भुगतान में कई दिक्कतें आएंगी हमारे को आगे चल करके, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो कई तमाम मुद्दे हैं रूस और भारत के बीच में जिसको हम जरूर ज़ेरे बहस लेकर आएंगे। फाइनली उज़्बेकिस्तान के साथ तो मेरे ख्याल एक अफगानिस्तान का मुद्दा काफी रहेगा वहां पर, और सुरक्षा के जो मुद्दे हैं खासतौर पर आतंकवाद को लेकर के जो इश्यूज हैं वो जरूर बहस में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई व्यापार कोई इतना बड़ा तो है नहीं उज़्बेकिस्तान के साथ, लेकिन मेरे ख्याल सुरक्षा के नजरिए से उज़्बेकिस्तान को काफी अहमियत है उज़्बेकिस्तान की, खासतौर पर जो खित्ते में जो हालात बन रहे हैं उसकी नजर से। ये महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं।